हेलो दोस्तों, द स्टडी के यूट्यूब चैनल पर आप सभी का स्वागत है। हमें उम्मीद है कि आप सभी स्वस्थ व सकुशल होंगे। क्विक रिवीजन ऑफ हिस्ट्री सीरीज के अंतर्गत पिछले सेशन में हमने वैदिक सभ्यता के उद्भव के संदर्भ में चर्चा की थी। आज हम राजनीतिक विस्तार, आर्यों के संघर्ष एवं राजनीतिक प्रशासनिक संरचना के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए अपनी ऐतिहासिक यात्रा की अगली कड़ी की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं राजनीतिक विस्तार की। जैसा कि हमने बताया कि वैदिक सभ्यता की शुरुआत आर्यों के आगमन से होती है। आर्यों ने भारत में एक से अधिक बार आक्रमण किया और आर्यों की एक से अधिक शाखा भारत आई। इनमें सबसे महत्वपूर्ण आर्य कबीला भरत था। इसके शासक वर्ग का नाम त्रिशु था। संभवतः संजय और क्रीवी कबीले भी उनसे संबद्ध थे। ऋग्वेद में आर्यों के 5 कबीलों की चर्चा है: पुरु, यदु, तुर्वस, अनु और दुरु। ये कबीले पंचजन के नाम से भी जाने जाते थे। यदु और तुर्वस को दास भी कहा जाता था। यदु और तुर्वस के बारे में कहा जाता है कि ये बाद में आए। पुरु को मृदवाच या कूटभाषी कहा जाता था। इनका विस्तार जिन जिन क्षेत्रों में था, आइए अब उनकी बात करते हैं। ऋग्वेद से जानकारी मिलती है कि आर्यों का विस्तार अफगानिस्तान, पंजाब तथा पश्चिमी उत्तर प्रदेश तक था। सतलज से यमुना नदी तक का क्षेत्र ब्रह्मावर्त कहलाता था। इसे ऋग्वैदिक सभ्यता का केंद्र माना जाता था। ऋग्वैदिक आर्यों की पूर्वी सीमा हिमाचल और तिब्बत, उत्तर में तुर्किस्तान जो कि वर्तमान में कजाकिस्तान है, पश्चिम में अफगानिस्तान, दक्षिण में अरावली तक थी। ऋग्वेद के 10वें मंडल में वर्णित नदी सूक्त में विभिन्न नदियों की जानकारी मिलती है। यहाँ पर आर्यों के क्षेत्र में 42 नदियाँ होने की बात की गई है, जबकि 19 नदियों के नाम उल्लेखित किए गए हैं। इसमें आर्यों का निवास स्थान सप्त सैंधव प्रदेश बतलाया गया है। सप्त सैंधव प्रदेश का अर्थ है 7 नदियों का क्षेत्र। ये नदियाँ हैं सिंधु, सरस्वती, शतुद्री, विपाशा, परुष्णी, वितस्ता और अस्किनी। इनके वर्तमान नाम आपको ब्रैकेट में दे दिए गए हैं, आप उनको देख लीजिएगा। गंगा व यमुना के दोआब क्षेत्र एवं उसके सीमावर्ती क्षेत्रों पर भी आर्यों ने कब्जा कर लिया, जिसे ब्रह्मर्षि देश कहा गया। इसी प्रकार हिमालय तथा विंध्य के मध्य के क्षेत्र पर कब्जा कर लेने के बाद इसे मध्य देश कहा गया। कालांतर में आर्यों ने संपूर्ण उत्तर भारत में विस्तार कर लिया, जिसे आर्यावर्त कहा गया। आइए अब ऋग्वेद में वर्णित प्रमुख नदियों की चर्चा करते हैं। सिंधु नदी, या जिसे प्राचीन काल में सुषोमा नदी कहा जाता था, वह सप्त सैंधव प्रदेश की पश्चिमी सीमा थी। ऋग्वेद में सिंधु नदी का सबसे अधिक बार उल्लेख हुआ है, इसलिए यह ऋग्वैदिक काल की सर्वाधिक महत्वपूर्ण नदी थी। सिंधु नदी को उसके आर्थिक महत्व के कारण हिरण्यी कहा गया है। यह परावर्त अर्थात अरब सागर में गिरती थी। त्रिष्टमा सिंधु की सहायक नदी थी। कुरुमु, गोमती, कुभा और सुवास्तु पश्चिमी किनारे से सिंधु की सहायक नदियां थीं। आप लोग ये देख लें कि इनके जो वर्तमान नाम है वो भी आपको ब्रैकेट में दे दिए गए हैं। पूर्वी किनारे से सिंधु की सहायक नदियां वितस्ता यानी झेलम, अस्किनी यानी चिनाब, परुष्णी यानी रावी, शतुद्री यानी सतलज और विपाशा यानी व्यास थीं। वितस्ता नदी कश्मीर में वेद तथा कश्मीर से बाहर झेलम कहलाती थी। यह पश्चिम की ओर से पंजाब की पहली नदी थी। विपाशा नदी के तट पर ही इंद्र ने उषा को पराजित किया था तथा उसके रथ के टुकड़े टुकड़े कर दिए थे। इसका उल्लेख 2 बार हुआ है। परुष्णी का नाम दशराग्य युद्ध से जुड़ा हुआ है। यह इसके तट पर लड़ा गया था। ऋग्वेद में सरस्वती नदी को सबसे पवित्र बताते हुए इसे माते तमा, नदी तमा एवं देवी तमा कहा गया है। इसी नदी के तट पर वैदिक ऋचाओं की रचना हुई थी। यह नदी अपने मार्ग में कहीं कहीं अदृश्य हो जाती थी। पंचविश और जैमिनीय उपनिषद में इस नदी के लुप्त होने के स्थान का नाम विनसन बताया गया है। दृश्यद्वती नदी सिंधु समूह की नदी नहीं थी। यह ब्रह्मावर्त का पूर्वी एवं दक्षिणी किनारा थी। अपाया नदी दृश्यद्वती एवं सरस्वती नदी के बीच बहती थी। ऋग्वेद में गंगा नदी की चर्चा 1 बार की गई है, जबकि यमुना नदी का उल्लेख 3 बार किया गया है। नदियों के अलावा ऋग्वेद में 4 समुद्रों का भी उल्लेख मिलता है: अपर यानी अरब सागर, पूर्व सरस्वत तथा सरयणावत। साथ ही ऋग्वेद में अनेक स्थलों पर पर्वत का जिक्र हुआ है। यहाँ हिमालय पर्वत के संदर्भ में हिमवत शब्द का प्रयोग किया गया है, जबकि आर्य विंध्य अथवा सतपुड़ा से परिचित नहीं थे। पर्वत की अन्य चोटियों में मुजवंत, शिलामंत, आर्जिक, सुसोम आदि की चर्चा है। ऋग्वेद में उल्लेख है कि मुजवंत पर्वत से सोम आता था। संभवतः हिंदुकुश पर्वत के लिए इस शब्द का प्रयोग किया गया है। इसके अलावा ऋग्वैदिक काल में मरुस्थल का ज्ञान आर्यों को हो गया था। इसके लिए धन्व शब्द का प्रयोग किया गया है। चलिए अब बात करते हैं आर्यों के संघर्ष की। आर्य शब्द जाति का नहीं बल्कि भाषाई समूह का व्यंजक है। उसे
नए क्षेत्रों पर अधिकार करने के लिए निरंतर संघर्ष करना पड़ा। यह संघर्ष दो प्रकार का था, स्वयं आर्यों के विभिन्न कबीलों में संघर्ष तथा दस्यु अथवा दासों से संघर्ष। ऋग्वेद में अनेक कबीलों की चर्चा मिलती है। भरत, जिसका विस्तार ब्रह्मावर्त क्षेत्र में था, मत्स्य, जिसका विस्तार भरतपुर, अनु तथा ध्रुव का विस्तार पंजाब, तुर्वस, जिसका विस्तार दक्षिण पूर्व में, तथा यदु, जिसका विस्तार पश्चिम में था, और पुरु, जो कि सरस्वती नदी के आसपास का क्षेत्र था। इन कबीलों के मध्य ज्यादा क्षेत्र तथा अधिक प्रतिष्ठा हासिल करने के लिए संघर्ष हुआ। सबसे प्रसिद्ध आर्य कबीलों का संघर्ष 10 राग युद्ध के रूप में वर्णित है, जो परुष्णी यानी रावी नदी के तट पर हुआ था। इसका कारण भरत जन या कबीले को विश्वामित्र का सहयोग प्राप्त था। इसी सहयोग के बल पर उसने व्यास एवं शतुद्री के क्षेत्र को जीता, परंतु शीघ्र ही भरतों ने वशिष्ठ को अपना गुरु मान लिया, जिससे क्रुद्ध होकर विश्वामित्र ने भरत जन के विरोधियों को समर्थन दिया। 10 राज्य युद्ध में भरत कबीले के विरोध में 5 आर्य एवं 5 अनार्य कबीले मिलकर संघर्ष कर रहे थे। 5 आर्य कबीले पुरु, यदु, तुर्वस, द्रुह और अनु तथा 5 अनार्य कबीले अकीन, पक्त, भलानस, विषाणी व शिवी थे। इन 10 कबीलों ने परुष्णी नदी को मोड़ने का प्रयास किया था, जिसके कारण युद्ध हुआ। इस युद्ध में भरत कबीले के राजा सुदास की विजय हुई। आर्यों का संघर्ष दास, दस्यु अथवा पणि नामक अनार्यों से भी होता था। दस्यु को अनसा यानी चपटी नाक वाला, अकर्मण यानी वैदिक कर्मों में विश्वास न रखने वाला, अयज्ञवन यानी यज्ञ न करने वाला, अदेवयु यानी वैदिक देवता में विश्वास न करने वाला आदि कहा गया है। पुरु नामक कबीला त्रास दस्यु के नाम से जाना जाता था। पड़ी नामक दास आर्यों के पशु को चुराने वाला बताया गया है। आर्यों की विजय के प्रमुख कारण घोड़े चालित रथ, कांसे के अच्छे उपकरण, कवच यानी वर्मन आदि थे। आर्य संभवतः विशिष्ट प्रकार के दुर्ग का प्रयोग करते थे, इसे पुर कहा जाता था। साथ ही वे धनुष बाण का भी प्रयोग करते थे। आइए अब बात करते हैं ऋग्वैदिक काल की राजनीतिक प्रशासनिक संरचना की। ऋग्वैदिक समाज कबीलाई व्यवस्था पर आधारित था। इस काल में राज्य क्षेत्र पर आधारित न होकर जन पर आधारित था। अपने रक्त संबंधों के आधार पर कुटुंब, कुल या परिवार संगठित होते थे। इसका प्रधान कुलप या कुलपति कहलाता था। इस समय कुल या कुटुंब प्रशासन की सबसे छोटी इकाई थी। विभिन्न कुलों से एक ग्राम बनता था। ग्राम का प्रधान ग्रामणी कहलाता था। ऋग्वेद में ग्राम शब्द का उल्लेख 13 बार हुआ है। अनेक ग्रामों को मिलाकर विष बनता था। इसका प्रधान विषपति होता था। ऋग्वेद में विष का उल्लेख 170 बार हुआ है। अनेक विषयों का समूह जन या कबीला कहलाता था, जिसका उल्लेख ऋग्वेद में 275 बार हुआ है। कबीलों का शासन उसके प्रधानों द्वारा किया जाता था, जो राजा कहलाता था। राजा को जनस्य गोपा भी कहा जाता था। इसके अलावा राजा विषामपति, गोप्ता, गोपपति आदि उपाधियां भी धारण करता था। कबीले के लोग स्वेच्छा से राजा को एक कर देते थे, जिसे बलि कहा जाता था। ऋग्वैदिक काल में प्रशासन का लोकप्रिय स्वरूप राजतंत्रात्मक था। साथ ही कुछ गैर राजतंत्रात्मक राज्य भी थे, जिन्हें गढ़ कहा गया है। इसका प्रमुख ज्येष्ठक या गणपति होता था। ऋग्वेद में गढ़ शब्द का प्रयोग 46 बार मिलता है। इस प्रकार ऋग्वेद में ही गणतंत्र का प्रारंभिक उल्लेख मिलता है। राजा के मुख्य रूप से 2 कर्तव्य थे। पहला, युद्ध में कबीले का नेतृत्व करना और दूसरा, अपने कबीले की रक्षा करना। राजा का पद युद्ध की आवश्यकताओं के अनुकूल था। वह दैवीय प्रतिनिधि नहीं था तथा न ही उसके धार्मिक कृत्य थे। इस काल में विष समिति में एकत्र होकर राजा को चुनाव करते थे, किंतु राजा का पद वंशानुगत था। राजा का चुनाव मात्र औपचारिकता होती थी, किंतु यह इस बात का सूचक है कि उत्तराधिकारी के निर्णय में जनमत की भूमिका थी। इस समय कुछ कबीलाई संस्थाएं अस्तित्व में थीं, जैसे सभा, समिति, विदत और गढ़। अथर्ववेद के अनुसार सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियां थीं। सभा और समिति राजा को सलाह देने वाली संस्थाएं थीं। सभा श्रेष्ठ एवं संभ्रांत लोगों की संस्था थी। सभा के सदस्यों को सभेय या सुजात कहा जाता था। समिति राजा का निर्वाचन करती थी एवं सामान्य जनता का प्रतिनिधित्व करती थी। समिति के अध्यक्ष को ईशान कहा जाता था। लुडविक महोदय ने सभा को वर्तमान राज्यसभा तथा समिति को वर्तमान लोकसभा के समान बताया है। विदत आर्यों की प्राचीन संस्था थी। ऋग्वेद में सभा और समिति की अपेक्षा
विदत का उल्लेख सबसे अधिक बार हुआ है। यह संस्था सैनिक, असैनिक तथा धार्मिक कार्यों से संबद्ध थी। साथ ही यह जनजाति के लिए नियम भी बनाती थी। ऋग्वैदिक काल में स्त्रियां भी सभा और विदत में भाग ले सकती थीं। राजा भूमि का स्वामी नहीं होता था, जबकि भूमि का स्वामित्व जनता में निहित था। इस काल में दैनिक प्रशासन में कुछ अधिकारी राजा की सहायता करते थे, जैसे पुरोहित जो कि राजा का मुख्य परामर्शदाता था, सेनानी जो सेना का नेतृत्व करता था, कुलपति, विशपति, विराजपति जो कि चारागाह का अधिकारी था, ग्रामणी, स्पष्य यानी गुप्तचर, दूत, पुरुष यानी दुर्ग का अधिकारी आदि। राजा कोई नियमित स्थायी सेना नहीं रखता था, लेकिन युद्ध के समय वह स्वजनों या नागरिकों की सेना संगठित कर लेता था। व्रात, गढ़, ग्राम और सर्द नाम से विविध टोलियां लड़ाई लड़ती थीं। ऋग्वैदिक काल में विधि तथा न्याय व्यवस्था की स्पष्ट जानकारी नहीं है। न्याय वितरण का कार्य संभवतः पुरोहित की सहायता से राजा ही करता था। इस काल में चोरी, सेंधमारी, डकैती तथा पशु अपहरण मुख्य अपराध थे। कुल मिलाकर इस काल में कबायली ढंग का शासन था, जिसमें सैनिक तत्व प्रबल होता था। नागरिक या प्रादेशिक शासन जम नहीं पा रहा था, क्योंकि लोग निरंतर एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाते रहते थे। यानी इस समय अभी स्थायी जीवन की शुरुआत नहीं हुई थी। आज के सेशन में इतना ही। नेक्स्ट सेशन में हम ऋग्वैदिक अर्थव्यवस्था, समाज और धर्म पर चर्चा करेंगे। तब तक के लिए हमारे साथ बने रहें और अधिक अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। थैंक यू।